हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गेट 2004 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। ए स्टेनलेस स्टील ट्यूब है, ठीक है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 19 दे रखी है, 19 वाट पर मीटर केल्विन। इनर डायमीटर दे रखा है उस ट्यूब का 2 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्यूब हो गई। इसका इनर डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्यूब हो गया, अंदर हॉलो है। इफ द टेम्परेचर और दे रखा है कि इज इंसुलेटेड विथ 3 सेंटीमीटर थिक एस्बेस्टस, जिसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है वो 0.2 वाट पर मीटर केल्विन दे रखी है। जो इंसुलेशन किया गया है वो 3 सेंटीमीटर थिक किया गया है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन किया गया है, तो जो इंसुलेशन किया गया है उसकी कितनी रेडियस आएगी? तो 3 सेंटीमीटर थिक प्लस 2.5, तो कितना हो गया? 3 2 5, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 5.5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, किसकी हो गई? इंसुलेशन की, जो हमने किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट का, TI माइनस T0 का 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, इनर मोस्ट सरफेस स्टील ट्यूब की, आउटर मोस्ट सरफेस इंसुलेशन की। ठीक है, तो इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट सरफेस हीट कंडक्ट होगी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर है, कंडक्शन के थ्रू जाएगा। हीट ट्रांसफर जो होगा वो कंडक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो TI माइनस T0। अब हमको निकालना है हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट लेंथ। हीट ट्रांसफर रेट निकालना है कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर ये क्वेश्चन होता तो पूछता कितना हीट ट्रांसफर होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब वहाँ पर अमाउंट पूछता और पूछता कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना, क्या कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। पर यहाँ पर रेट ऑफ हीट, कितने किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ से होगा, तो ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ पूछा है। ठीक है, एक टर्म आता है थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? रेजिस्टेंस टर्म आता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल टू IR कौन सा होता है? V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैट वायर। और उसमें R जो आता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता है, मतलब कि कितना रेजिस्टेंस है उस वायर का, जब हम इतने करंट उसमें फ्लो कराएंगे, जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस पे इतना करंट फ्लो करेगा तो कितना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आएगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसी टाइप की एनालॉगी हम हीट कंडक्टर में भी अपनाएंगे, क्योंकि हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है, कहीं से कहीं जा रही है। ठीक है, तो वहाँ उसमें भी कोई ना कोई उसको रजिस्ट कर रहा होगा जब वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो वही सेम एनालॉगी इसमें आएगी। तो उसमें जो नाम दिया है वो थर्मल रेजिस्टेंस नाम दिया हुआ है हमने हीट ट्रांसफर में, थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, वहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, V2 माइनस V1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, डेल्टा T, तो वहाँ क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, करंट जा रहा है, I जा रहा है, करंट जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ क्या जा रहा है, हीट जा रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर डेल्टा टी वाई क्यू हीट ट्रांसफर रेट, समझ गए। सेम एलॉगी सेम है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल करंट, और यहाँ क्या है थर्मल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है, ये सेम एनालॉगी सेम आ रही है। तो वहाँ जब हम कई सारे आपको जब इलेक्ट्रिकल उसमें जाते होगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिलता है रास्ते में, मतलब ठीक है, देखते हो कि हमने इतने ओम्स का, वहाँ ओम्स इसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में जब बात करते हैं आर की तो ओम्स यूनिट होती है, तो कि इतने ओम का, यहाँ पर 2 ओम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, आगे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल की बात होती है नहीं होती है। तो सेम बात यहाँ भी होगी क्योंकि सेम एनालॉगी है। तो वहाँ जैसे आर अगर मैं, ठीक है, वहाँ अगर मैं सीरीज में है R इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखते हैं, समझे, सीरीज में R1 प्लस R2, तो यहाँ वैसे ही यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी वैसे ही क्या कहते हैं थर्मल में भी R1 प्लस R2 लिखेंगे, समझे। अब वहाँ पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है R1/R1 प्लस 1/R2, समझे। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखी जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, सीरीज में R1 प्लस R2। तो वैसे ही यहाँ थर्मल भी रेजिस्टेंस निकलेगा जब अब यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस कैसा आएगा, जब 2 अलग थर्मल कंडक्टिविटी के अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट मटेरियल, जब भी कोई डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे के कनेक्ट में होंगे, ठीक है, कांटेक्ट में होंगे, तो वहाँ पर उनका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही निकलेगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ से आर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि इनिशियल से आउटपुट मतलब टी आई टी नॉट इनिशियल और एंड, ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस टोटल थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे ही निकलेगा जैसे वहाँ हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालते थे, वैसे यहाँ इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, समझ गए। तो सेम कॉन्सेप्ट सेम एनालॉगी है जैसे इलेक्ट्रिकल वाली थी। तो यहाँ भी देखो 2 हैं, दो अलग अलग मटेरियल है जिसकी एक की थर्मल कंडक्टिविटी 19 है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी 0.2 है, ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ भी थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस आएगा। अब मान लो मैंने ये हो गया RS, ठीक है। अब देखो जो थर्मल रेजिस्टेंस मैंने बताया वो क्या बताया, डेल्टा T ओवर Q, ठीक है, ये बताया मैंने। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, माइनस KA dt ओवर dx, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं इस फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन का इक्वेशन है, इसके टर्म में लिखूँ, कैसे लिखूँगा, मुझे डेल्टा टी यहाँ चाहिए और क्यू नीचे चाहिए, तो डेल्टा टी ओवर क्यू मैं यहाँ कर दूंगा और dx ओवर KA और dt ओवर Q, देखो इसके टर्म हो गया डेल्टा T dt Q, ठीक है। तो यहाँ से जो R की वैल्यू निकल के आई, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकल के आई, क्या निकल के आई, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई dx ओवर KA, मतलब जो x है ये क्या हो गया, मतलब मान लो ds की जगह x मान लो, x वो KA हो गया। s क्या है, x क्या है, उसकी विड्थ, किसकी विड्थ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, ये अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिलेंड्रिकल ट्यूब की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्लैब की, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर एरिया ये विड्थ bx, ये हो गई विड्थ x, ठीक है, और क्या हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, a क्या हो गया एरिया हो गया, परपेंडिकुलर एरिया परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफर, ठीक है।
एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफर रेट। तो ये हो गया, ये तो मैंने यहाँ पर स्लैब की बात करी। अब जैसे ये तो स्लैब की बात हो गई, अब हीट ट्रांसफर रेट सिलेंड्रिकल ट्यूब में क्या होता है अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, 2 पाई के एल डिवाइडेड बाई ln R2 ओवर R1 इंटू T1 माइनस T2, ये होता है। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस इतना आ गया, देखो अगर वो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई Q यहाँ और R थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, R क्या होता है डेल्टा T ओवर Q, तो थर्मल रेजिस्टेंस हो गया ln R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के एल, ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब यही क्वेश्चन, यही थर्मल रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे ln R2 ओवर 2 पाई के एल। यहाँ पर देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर पहला मटेरियल जो स्टील ट्यूब का है वो ये है। तो मैं अगर इसको RS मान लूँ स्टेनलेस स्टील ट्यूब, तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा ln R2, देखो रेडियस कितनी है इसकी, R2 कितना है 2.5, ln R2 ओवर R1 कितना है रेडियस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, कितना थर्मल कंडक्टिविटी है 19 और लेंथ L, ये निकल गया। अब मैं इसकी बात करूं, जो इंसुलेशन मैंने किया गया है, इंसुलेशन एबेस्टस का इंसुलेशन जो मैंने किया है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालूं RA ln R2 ओवर R1 मतलब आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस किसकी, मैं केवल इस इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ अब जो मैंने किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अलग मटेरियल हो गया। तो एबेस्टस का R3 कितना है, यहाँ पर मैंने R3 दे रखा, आउटर रेडियस ये कितना है 5.5 और इसका इनर रेडियस कितना है एबेस्टस का 2.5। जो आउटर रेडियस स्टेनलेस स्टील ट्यूब का था वही इनर रेडियस एबेस्टस का होगा। अब यहाँ पर 2 पाई थर्मल कंडक्टिविटी किसकी, एबेस्टस कितनी है 0.2 और लेंथ L, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है नहीं है, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, हीट सीरीज में है। तो यहाँ से जो टोटल मैं बात करूँ कितना आ गया RS प्लस RA, यही होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में भी। तो मैं यहाँ से ln 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई 19L प्लस ln 5.5 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई 0.2L, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो मैंने वो क्या बताया था, Q हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है डेल्टा T डिवाइडेड बाई R टोटल, ठीक है। डेल्टा T क्या है, इनर मोस्ट टेम्परेचर माइनस आउटर मोस्ट टेम्परेचर, क्योंकि जो R टोटल मैंने निकाला है ये इक्विवेलेंट मैंने टोटल निकाल लिया ना, अब इक्विवेलेंट निकाल लिया दोनों को मिला के, तो टेम्परेचर भी आप इक्विवेलेंट लेंगे मतलब टोटल लेंगे। तो इनर मोस्ट टेम्परेचर माइनस आउटर मोस्ट टेम्परेचर, तो इनर मोस्ट टेम्परेचर कितना है का डिफरेंस कितना है, देखो इनर मोस्ट टेम्परेचर और आउटर मोस्ट टेम्परेचर का 600 डिवाइडेड बाई R टोटल, देखो ये आ गया R टोटल। अब मैं R टोटल का सॉल्व करूँगा कैसे, देखो R टोटल क्या होगा ln 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई 19 प्लस ln 5.5 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड 2 पाई 0.2। अब ये जो यहाँ पर जो L है ना, ये यहाँ पर जो L है ये ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो पर मीटर, तो मैं L को यहाँ ले लूँगा, तो मतलब ये जो L है ये यहाँ आ गया, तो पर मीटर हो गया। पर मीटर लेंथ 1 मीटर ले ली सिलेंडर की हमने, तो पर मीटर QI L,
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन पता क्या हुआ, 600 डिग्री सेंटीग्रेड सारी यूनिट केल्विन में चल रही है, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। सोचेंगे कोई बच्चा सोच सकता है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको केल्विन में बदलें, 600 प्लस 273 करेगा वो। बेटा यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको डिग्री सेंटीग्रेड दिया है पर हमको डिफरेंस दिया है, डिफरेंस। अगर सिंपल हमको अगर केवल इनर मोस्ट का टेम्परेचर दिया होता, आउटर मोस्ट का टेम्परेचर दिया होता, तब उसको केल्विन में करके माइनस करते तो इतना ही आता। भाई इसको केल्विन में 273 और 273 तो घट जाएगा ना, तो 600 जो दिया है वो डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में बात एक ही है, समझ गए। तो 600, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 944.72 वाट पर मीटर, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट जूल रेट मतलब जूल पर सेकंड, तो वाट, और पर यूनिट लेंथ है तो वाट पर मीटर। 944.72 वाट पर मीटर, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ग्रेड 2005 में ही क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन और उतना ही इजी, देख के ना डरें। तो वेल मशीन्ड स्टील प्लेट है, इसका थिकनेस L दे रखा है, स्टील प्लेट थिकनेस L, ठीक है, थिकनेस L। वाइल टेम्परेचर TH और TC, N ना समझे TH है भाई, ठीक है। और क्या करा, एक स्मूथ कॉपर प्लेट और सेम थिकनेस अटैच कर दिया स्टील प्लेट के साथ विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं है। और टेम्परेचर इंटरफेस का TI और आउटर वॉल का टेम्परेचर TH और TC सेम एज above in which only steel plate is there, TH और TC। हीट ट्रांसफर रेट दोनों में दे रखे हैं, इसमें हीट ट्रांसफर रेट Q1 है, इसमें हीट ट्रांसफर रेट Q2 है, ठीक है। हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, ठीक है, दोनों में हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया हमको दे रखा है Q1 और Q2। अब कह रहा है भाई कि आंसर में उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब रिलेशनशिप दे रखे हैं, तो उसमें दो रिलेशन दे रखे हैं, एक Q1 और Q2। Q1 और Q2 में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, और टेम्परेचर TH, TI और TC इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो गेट 2005 का क्वेश्चन है, देख लेना क्वेश्चन मतलब आंसर में क्या रिलेशन है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ वो रिलेशन, हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन आएगा Q1 और Q2 में, क्या रिलेशन आएगा, और जो तीनों टेम्परेचर दे रखे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो Q1 और Q2 में रिलेशन कैसे है, कैसे निकालेंगे, देखो Q इक्वल टू डेल्टा T ओवर R, ठीक है। डेल्टा T भाई दोनों का सेम है, TH माइनस TC, आउटर वॉल की वर्क। R थर्मल रेजिस्टेंस दोनों का अलग है, स्टील का केवल एक है तो R केवल स्टील का थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ दो मटेरियल अलग अलग आ गए तो इनका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस देख के ही पता चल जाएगा। देखो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका केवल थर्मल रेजिस्टेंस निकालें। देखो तो पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूँ R1 की, क्या होगा, TH माइनस TC डिवाइडेड बाई Q1 होगा। अब इसकी बात करूँ, दो थर्मल रेजिस्टेंस हैं, दोनों सीरीज, और दोनों जो मटेरियल हैं ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं R2 निकालूँ टोटल निकाल के कह रहा हूँ मैं, तो RS का थर्मल रेजिस्टेंस और R कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस, समझे, स्टील का थर्मल रेजिस्टेंस और कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस।
अब भाई जब दोनों ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है स्टील का और कॉपर का, और ये केवल थर्मल रेजिस्टेंस है स्टील का, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा आएगा, आर एस प्लस आर सी ग्रेटर देन आर एस आएगा नहीं आएगा? भाई स्टील का थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ केवल है, इसमें कॉपर का भी थर्मल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो इस केवल स्टील के थर्मल रेजिस्टेंस से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो गई। तो यहाँ पे जब जैसे Q2 की बात करूँ मैं, तो TH माइनस TC डिवाइडेड बाई R2। अब देखो भाई TH और TC सेम है, R2 और यहाँ से Q1, और यहाँ से Q1 क्या आएगा, TH माइनस TC डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना RS और R2 कितना RS प्लस RC। तो भाई जब ये R2 ज़्यादा है R1 से, R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1, R2 बड़ा है Q2 छोटा आएगा, R1 छोटा है तो Q1 बड़ा आएगा, तो Q1 ग्रेटर देन Q2, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, Q1 ग्रेटर देन तो Q2 भाई आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं कि तीनों के बीच में रिलेशन, मतलब TH, TI और TC के बीच में रिलेशन निकालते हैं। अब TH और TI TC के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा? देखो स्टील है, कॉपर है, इस स्टील का मैं अगर बात करूं और ये कॉपर का, कितना थर्मल रेजिस्टेंस होगा? स्टील की मैं बात करूं कितना थर्मल रेजिस्टेंस होगा? डेल्टा थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? BY होता है, मतलब LY थिकनेस और थर्मल कंडक्टिविटी और A और एरिया, ये होता है। और कॉपर की बात करूं, थिकनेस, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर और एरिया। LYA तो दोनों में सेम है, थिकनेस L सेम है, एरिया भी सेम है, परपेंडिकुलर एरिया टू हीट ट्रांसफ़र। तो थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका थर्मल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। देखो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? कॉपर की ज़्यादा होती है, कॉपर की स्टील से ज़्यादा होती है नहीं होती है, मतलब जो क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेटर दैन ऑफ कॉपर ग्रेटर दैन स्टील, ठीक है। तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है और स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो यहाँ पर देखो थर्मल कंडक्टिविटी तो R ये प्रोपोर्शनल है 1/, थर्मल कंडक्टिविटी के, तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम उसका थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो किसकी कम है? स्टील की, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस स्टील का कॉपर से ज़्यादा होगा नहीं होगा? अब कॉपर से ज़्यादा हो गया तो अब RS, ठीक है, तो क्या होता है? R डेल्टा T ओवर Q2। तो डेल्टा T कैसे निकलेगा? तो स्टील की बात कर रहे हैं तो केवल स्टील की बात करेंगे तो डेल्टा TH माइनस TI डिवाइडेड बाई Q2, ठीक है, ग्रेटर देन RC। कॉपर की बात कर रहा हूँ केवल, तो डेल्टा TI माइनस TI माइनस TC डिवाइडेड बाई Q2। Q2 से Q2 गया, TI उधर गया, TH इधर आया, TH प्लस TC ग्रेटर देन 2TI। तो TI लेस देन इज इक्वल टू TH प्लस TC डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया TI TH TC में रिलेशन, ठीक है। एक Q1 और Q2 में क्या रिलेशन था? Q1 ग्रेटर देन Q2, और TI TH इसमें क्या रिलेशन है? TI लेस देन TH प्लस TC डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2005 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हीट फ्लोज थ्रू ए कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब है
मतलब कंपोजिट का मतलब डिफरेंट टाइप के मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, मतलब मटेरियल कॉम्बिनेशन मतलब कि अलग अलग स्लैब हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हैं और उनको अटैच किया गया है, ठीक है, कंपोजिट बना गया है। डेप्थ ऑफ द स्लैब इज 1 मीटर, इसकी डेप्थ 1 मीटर है। द के वैल्यूज आर, जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है वाट पर मीटर केल्विन में दे रखी है। तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है केल्विन पर वाट में, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है ओवरऑल, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है। डेप्थ ऑफ द स्लैब, डेप्थ मुझे 1 मीटर, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। अब जैसे मैं R1 निकाल, तो इसका थर्मल सर्किट क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वैसे ही थर्मल सर्किट भी होगा, क्योंकि एनालॉगी है इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल में, इलेक्ट्रिकल और थर्मल में एनालॉगी है, ठीक है। इसमें जैसा इलेक्ट्रिकल है वैसे थर्मल, तो जैसे इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है वैसे थर्मल सर्किट होगा। तो थर्मल सर्किट क्या होगा, देखो ये एक थर्मल रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ रहता है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ है, कुछ भी मान लें टेम्परेचर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई टेम्परेचर है, और जैसे यहाँ पर वोल्टेज रहता है उसमें, तो यहाँ पर टेम्परेचर T इनिशियल, और करंट फ्लो करता है, तो यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो कर रहा है Q, और ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया एक, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ गया थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस एक, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा मटेरियल शुरू हो गया, तो एक इंटरफेस यहाँ पर आ गया। अब देखो ये जो दो अलग अलग हैं स्लैब, मतलब दो अलग अलग मटेरियल हैं, दोनों पैरेलल में हैं, सीरीज में नहीं है, पर ये दोनों इसके सीरीज में है, पर ये दोनों पैरेलल में। तो क्या करते हैं, जैसे पैरेलल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में जब पैरेलल में होते हैं तो ऐसे बनता है सर्किट, तो ये थर्मल सर्किट हो गया, ऐसे बन रहा है पैरेलल में, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से करंट हीट फ्लो हुई, यहाँ जैसे हीट फ्लो, यहाँ से हीट फ्लो हुआ, यहाँ कुछ बटा, यहाँ गया, फिर वही हीट ट्रांसफ़र यहाँ आ गया, जैसे करंट में होता है, ठीक है। वैसे ही हुआ सेम, ये थर्मल रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस उसने पूछा हुआ, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो पैरेलल वाला और इन दोनों को पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में है तो क्या होगा, तो ओवरऑल पहले मैं इन दोनों का निकालूं जो ये पैरेलल में है, तो इनका क्या होगा, 1/R=1/R2 प्लस 1/R3 क्या होगा। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आई वो आई R2/R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ये इनका इक्विवेलेंट हो गया R। अब ओवरऑल, अब R1 और R ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है, तो कैसे निकलेगा ओवरऑल, तो ओवरऑल निकलेगा R1 प्लस R2/R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ये हो गया ओवरऑल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमको R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, और ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो R1 कैसे निकालेंगे, R1 निकलेगा B/K होता है, देखो ये स्लैब है, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर क्या लगेगा, B/Ka, मतलब
विड्थ, थिकनेस, बी कितना है 0.5, थर्मल कंडक्टिविटी R1 की कितनी है 0.02, एरिया परपेंडिकुलर एरिया ये कितना है 1 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। यहाँ से R1 कितना आएगा, ये आ गया 25, ठीक है 25 आ गया, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट क्या होगी वाट पर मीटर केल्विन, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो मीटर से मीटर गया, तो केल्विन पर वाट आ गई R1 की वैल्यू। अब यहाँ से R2 निकालेंगे, R2 कैसे निकलेगा, देखो R2 ये है, B थिकनेस कितनी है इसकी 0.25, B ओवर थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.10, एरिया ये परपेंडिकुलर एरिया, एरिया परपेंडिकुलर, तो ये कितना है 0.5, ये लंबाई और अंदर डेप्थ 1, तो कितना आया 5, ठीक है। ये R2 आ गया। अब R3 क्या है, ये है R3, ये कितना है B कितना है 0.25, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है R3 की 0.04, एरिया परपेंडिकुलर एरिया, हीट ट्रांसफर टू, हीट ट्रांसफर ऐसा हो रहा है इसका परपेंडिकुलर एरिया ये, तो ये कितना है ये 0.5, ये टोटल 1, तो ये कितना 0.5 और 1, ठीक है। अब यहाँ से हम ये जो R1 R2 R3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो R ओवरऑल क्या आएगा R2 प्लस R3 कितना आया 28.57 केल्विन पर वाट, 28.57, ठीक है।